दोस्तों, गजा पर दोबारा से इजरायल ने बमबारी शुरू कर दी है और वहां से रमजान के महीने में भी लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको इस बार की ईद का चांद देखना भी नसीब नहीं होगा। खाने पीने के सामानों पर भी इजरायल ने बैन लगा रखा है। इस जंग में गजा के सपोर्ट में यमन के हूती लड़ाके फिर से एक्टिव हो गए हैं और उनका दावा है कि उन्होंने इजरायल के मेन एयरपोर्ट की तरफ मिसाइलें दागी हैं। साथ ही साथ उन्होंने लाल सागर में तैनात अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया है। टेंशन बढ़ती देख अमेरिका ने एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना भी कर दिया है। इजरायली सेना उत्तरी गजा में पड़ने वाले बेत हनून नाम के शहर में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। नवंबर में सीज फायर के बाद ये पहला बड़ा हमला इजरायल ने गजा पर लॉन्च किया है। इस हमले में हमास के सीनियर नेता सलाह अल बर्दाविल की जान चली गई है। उधर लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली फोर्सेस के सीज फायर को तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। लेबनान के बेका वैली के इलाकों में कुछ आम लोगों के मारे जाने की भी घटनाएं हुई हैं। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, लेकिन गजा में ये हमला यूं ही दोबारा शुरू नहीं हो गया। इसके पीछे है एक गेम प्लान जो शुरू हुआ था ट्रंप के सत्ता में आते ही। तारीख 18 जनवरी 2025। ईरानी मिसाइलों से थर्रा उठा यूक्रेन का एक शहर कीव। धमाके की गूंज इतनी भयंकर थी कि इसके झटके अमेरिका तक में महसूस किए गए। रूस को ईरान से मिली फतह, 36 मिसाइलें और शहीद ड्रोन्स लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहे थे और नई नई बनी ट्रंप सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे रोकें। रूस और ईरान, अमेरिका के दो बड़े दुश्मनों ने हाथ मिला लिया था। ट्रंप को डर था कि यूक्रेन तो जाएगा ही, साथ में गजा भी जाएगा, क्योंकि ईरान अगर रूस का वहां सपोर्ट कर रहा है तो जाहिरन रूस मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ खड़ा होगा। इसलिए जैसा कि हमेशा से होता आया है कि किसी भी जंग में राजा को बचाने के लिए प्यादे कुर्बान किए जाते हैं, जो देशी एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे अमेरिका अब रूस पर कुर्बान कर देने को पूरी तरह तैयार हो चुका है। जब ये बात सामने आई कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को रूस के साथ समझौता करने के लिए कह रहे थे, तो लगभग सारे यूरोपीय देश इस बात से खफा हो गए थे। लेकिन अमेरिका के बिना यूरोप के देश कुछ खास कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन जैसे ही यूक्रेन से अमेरिका ने हाथ खींचे, इधर गजा पर इजरायल ने भयंकर बमबारी शुरू कर दी और कई मासूम लोगों की जान जाने की भी खबरें आ रही हैं। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो अब एक अलग खेल खेल रहे हैं। क्या वो यूक्रेन को बलि का बकरा बनाकर गजा की नीलामी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्योंकि हालिया घटनाओं से दिखता है कि अब ट्रंप का प्लान न सिर्फ रूस ईरान की दोस्ती को कमजोर करना है, बल्कि उसे डर है कि भले ही वो रूस के सामने झुक जाए, लेकिन ईरान कहीं से भी मजबूत न होने पाए, ताकि मिडिल ईस्ट पर उसका दबदबा कायम रहे। और साथ ही उसके ये कदम दिखाते हैं कि चीन के लिए भी वो अलग प्लानिंग कर रहा है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और खासकर जो बाइडेन सरकार ने रूस को हर तरह से परेशान करने की कोशिश की। तरह तरह के सैंक्शंस लगाए जिससे रूस की इकोनॉमी को चोट पहुंची, लेकिन अमेरिका को जल्द ही मालूम चल गया कि रशिया इज टू बिग टू सैंक्शन। मतलब रूस का इतना बड़ा इलाका है, रिच है, कि उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और कितने भी प्रतिबंध लगा लो, लेकिन उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई। उन्होंने बार बार कहा कि रूस के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारने की ज़रूरत है। उनकी नज़र में यूक्रेन को बेवजह अमेरिका की मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका का फ़ायदा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने यूक्रेन को इतना मजबूर कर दिया कि वो समझौते के लिए तैयार हो जाए। हमने देखा भी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब मिनरल्स डील करने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो न सिर्फ उन्हें रूस से समझौता करने को मजबूर किया गया, बल्कि ट्रंप ने सरेआम मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की को ऐसे झिड़का जैसे हिंदी पिक्चर में अंडरवर्ल्ड का सरगना किसी गुर्गे को झिड़कता हो। ज़ेलेंस्की बिना डील किए वापस अपने देश लौट गए। उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी, फिर खुफिया जानकारी शेयर करना भी बंद कर दिया। इस कदम से यूरोपीय देशों में हलचल मच गई। रूस ने मौके का फायदा उठाया और हमला कर कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सदजू को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। रूस के इस शहर पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया था, मगर अब ये फिर से रूस के पास आ गया। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अमेरिका ने सैन्य मदद रोक दी और खुफिया जानकारी भी शेयर नहीं की। कुछ लोग तो शक जता रहे हैं कि इस इलाके पर कब्जा रूस ने अमेरिका की मदद से ही हासिल किया है, ताकि यूक्रेन पर अमेरिका समझौते के लिए दबाव बना सके। और ऐसा हुआ भी, यूक्रेन पर दबाव बन गया। ज़ेलेंस्की रूस के साथ समझौता करने को मजबूरन राजी हो गए। अब बारी रूस की थी। समझौते के तौर पर रूस को जीत सिर्फ यूक्रेन पर नहीं चाहिए, बल्कि वो अमेरिका से भी कुछ ठोस गारंटी चाहता है, जैसे कि नेटो के फैलने पर रोक लगाई जाए, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में छूट दी जाए और ग्लोबल लेवल पर रूस को मजबूत किया जाए। इसलिए रूस ने कहा कि वो समझौता तो कर लेगा, लेकिन यूक्रेन नेटो से अलग हो।
और वो उसकी ज़मीन पर दावा छोड़े। साथ ही अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से मदद न करे। इन सब शर्तों के बावजूद 18 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, जिसके बाद कहा गया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने पर सहमति बन गई है। रूस 30 दिन तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और 23 घायल यूक्रेनी सैनिकों को छोड़ देगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस डील से क्या हासिल करेंगे? यूक्रेन को कुर्बान कर रूस से दोस्ती। आखिर ट्रंप का असली एजेंडा क्या है? इसका जवाब खोजने के लिए हमें मिडल ईस्ट का रुख करना पड़ेगा। दोस्तों, नवंबर 2022 में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि ईरान ने यूक्रेन जंग से कुछ महीने पहले रूस को कुछ ड्रोन्स दिए थे। इनमें शहीद 131, शहीद 136 और मुहाजिर 6 जैसे ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें रूस ने यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किया। इस बात को यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी माना था। उसने दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन पर 8060 ईरान के बने शहीद ड्रोन लॉन्च किए, जिससे यूक्रेन में बुनियादी ढांचे और लोगों की जिंदगी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2024 में रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील हुई, जिसमें रूस ने ईरान को परमाणु तकनीक और बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने की डील की। इसके बदले में ईरान ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। इस डील ने अमेरिका और यूके की टेंशन बढ़ा दी। उस वक्त व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लेकर बहुत फिक्रमंद है और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, जनवरी 2025 में पुतिन और ईरानी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के बीच मॉस्को में मुलाकात होती है, जहां दोनों नेता ईरान में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाने में मदद करने पर बात करते हैं। इससे दोनों देश दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। इन घटनाओं ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को दहला दिया, क्योंकि ये समझौते मिडिल ईस्ट में उनका खेल बिगाड़ सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी पर असर डाल सकते हैं। अमेरिका को लग गया कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, लिहाजा रूस को ईरान का साथ देने से रोकना होगा। लेकिन रोका कैसे जाए? उसके लिए रूस को खुश करना होगा। ऐसे में उन्होंने तय किया कि यूक्रेन को बकरा बनाकर रूस को परोस दिया जाए और अमेरिका ने ऐसा ही किया। सबके सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति को डांट लगाई ताकि पुतिन को पता चले कि वो सीरियस हैं इसे लेकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस में दोस्ती हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे घातक असर मिडिल ईस्ट पर ही पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि रूस और ईरान में दोस्ती न होने पाए और रूस ईरान को न्यूक्लियर पावर न बनने दे, क्योंकि रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। उनको मालूम है कि रूस गुस्से में है और वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बना सकता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और उसके प्यादे इजराइल को होगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बाद शायद ही किसी को सुनेगा। इसलिए न केवल अमेरिका बल्कि मिडिल ईस्ट में उसका साथ देने वाले सऊदी अरब जैसे देश भी नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, नहीं तो कोई उनको नहीं पूछेगा। इसलिए यूक्रेन और रूस में समझौता कराने के लिए सऊदी अरब में बैठक होती है, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। यूक्रेन को वहां भी मनाया जाता है और इस तरह यूक्रेन रूस से डील करने को राजी हो जाता है। अगर घटनाओं पर गौर करें तो हम देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका और उसके साथ के अरबी देशों ने रूस को खुश किया और उनको मालूम चला कि अब रूस ईरान के हाथ में न्यूक्लियर पावर नहीं देगा, तो तुरंत ही ट्रंप ने अपने गजा वाले प्लान पर फिर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इधर रूस के साथ डील होती है और उधर इजराइल एक बार फिर गजा पर हवाई हमले कर देता है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग तुरंत मारे जाते हैं, 500 से ज़्यादा जख्मी होते हैं। मरने वालों में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी रही है। इजराइल दावा करता है कि उसने हमास को टारगेट कर हमले किए, क्योंकि हमास सीज़फायर की नई शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए हमले किए। वहीं हमास ने कहा कि पूरी तरह सीज़फायर लागू हो तभी वो इजराइल के बाकी बचे बंधकों को रिहा करेगा। सीज़फायर के बाद गजा पर हुआ ये सबसे बड़ा और भयानक हमला था, जिसको टर्की, इजिप्ट और ईरान ने नरसंहार बताया है। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले से पहले इजराइल ने उनसे पूछा था और वो इस हमले में इजराइल के साथ हैं। एक और अहम बात जानिए, गजा पर हुए इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के टॉप लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को लेटर लिखकर न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था। ट्रंप ने लिखा, उम्मीद है वो बात करेंगे, नहीं तो अंजाम भुगतने होंगे, मिलिट्री एक्शन होगा। जिस सख्त लहजे में ट्रंप ने लेटर लिखा, उसी सख्त लहजे में ईरान ने बातचीत को नकार दिया। खामेनेई ने कहा, धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं और धमकी देने वालों से हमें दिलचस्पी नहीं है। रूस के साथ यूक्रेन की डील करना, ईरान के लीडर को लेटर लिखना और फिर गजा में इजराइल का भयंकर हमला, ये सब एक ही कड़ी में जुड़े नजर आते हैं, जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस जंग का टारगेट ईरान हो सकता है। तभी तो ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत को राजी नहीं होता है तो मिलिट्री एक्शन होगा, यानी अमेरिका इजराइल के कंधे पर सवार होकर ईरान को पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है। अपने चुनाव प्रचार में जंग
खत्म करने की बात ट्रंप ने की थी, उसकी असल तस्वीर अब साफ होने लगी है। जंग खत्म होगी सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच, और वहां से पूरा फोकस अमेरिका शिफ्ट करना चाहता है ईरान के ऊपर, ताकि गजा की वो नीलामी कर सके और अपने अरबी देशों के साथ मिडल ईस्ट के खजाने पर पूरा अधिकार जमा सके, उसको लूट सके। लेकिन इस कहानी में एक सिरा और भी है, और वो जिद्दी भी है, लड़ने का दम भी रखता है, और अमेरिका को लेकर वो ललकारें भी दे चुका है। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। दोस्तों, चीन धीरे धीरे एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली करने में लगा हुआ है। साउथ चाइना सी में सैन्य अड्डे, ब्रिक्स के जरिए डॉलर को चुनौती देने की कोशिश, ये सब चीन के उसी प्लान का हिस्सा है जिससे वो अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल सके। ताइवान जो जगह है वो चीन और अमेरिका के बीच जंग का मैदान बनता जा रहा है। ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन अमेरिका के लिए बेशकीमती मोती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अमेरिका चीन को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को आज़ाद मुल्क कहता है। इधर अमेरिका को भी एक ऐसा मजबूत मोहरा चाहिए जिससे वो बीजिंग की बढ़ती ताकत पर लगाम लगा सके, और यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को अपने सैन्य और कूटनीतिक समर्थन से मजबूत कर रहा है। अमेरिका ताइवान को एडवांस मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस तकनीक दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन की मिलिट्री डील दी, जिससे चीन बौखला गया। अब चीन इसे अपने लिए खतरा मानता है और लगातार ताइवान के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी 15-16 मार्च को ही चीनी सैन्य जहाज़ों, विमानों और ड्रोन की एक बड़ी संख्या ने ताइवान के जल और हवाई इलाके में एंट्री की। चीनी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ये सैन्य अभ्यास विदेशी मिलीभगत और ताइवान की आज़ादी का सपोर्ट करने वालों के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका ने भी जवाब में साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में अपनी नौसेनाएं भेज दी। अमेरिका इसे हर हाल में बचाना चाहता है, क्योंकि अगर ताइवान हाथ से गया तो चीन की ताकत को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चीन को घेरने के लिए भी अमेरिका को रूस की जरूरत है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रूस और चीन एक साथ हैं तो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए ट्रंप रूस को चीन से अलग करना चाहते हैं। अगर अमेरिका रूस को अपनी ओर कर लेता है तो चीन यूक्रेन को सैन्य मदद देने से बच सकता है, और साथ ही रूस को अपने सबसे बड़े तेल और गैस सप्लायर के तौर पर भी खो सकता है। ये कदम चीन की इकोनॉमी को झटका देने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि रूस से तेल और गैस खरीदने में कटौती करने पर चीन को ऊंची कीमतों पर दूसरी जगह से तेल और गैस खरीदना होगा। यानी यूक्रेन के सहारे अमेरिका ने मिडल ईस्ट से लेकर चीन तक अपने फायदे के सौदे कर लिए हैं। लेकिन ये सौदा कब तक टिका रहेगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन के सत्ता में रहने से अमेरिका और रूस करीब तो हो सकते हैं, लेकिन इनके जाते ही दोनों मुल्कों में दोस्ती होना लगभग नामुमकिन सा है। पुतिन ट्रंप के करीबी तो बन सकते हैं, मगर अमेरिका के नहीं, क्योंकि उनकी जो सत्ताधारी पार्टी है यूनाइटेड रशिया हमेशा से अमेरिका की जो एक ग्लोबल दबदबे वाली नीति है उसके खिलाफ रही है। नेटो जो फैल रहा है उसके भी खिलाफ रही है। वहीं रूस की दूसरी बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन तो अमेरिका को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन मानती ही है। वो अमेरिका के पूंजीवादी सिस्टम और पश्चिमी प्रभाव की विरोधी है। लेकिन हालिया घटनाओं को देखें तो अमेरिका अपने फायदे के लिए मिडल ईस्ट और एशिया में पकड़ बनाए रखने के लिए रूस के साथ भी हाथ मिलाने को राजी हो गया है। अमेरिका पर भरोसा करने वाले देशों के लिए ये एक सबक है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, कमेंट करके बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।